प्यारे बच्चों, सुप्रभात। प्रश्न अभ्यास चल रहा है बेटा लहासा की ओर। कुछ प्रश्न हम कर चुके हैं, कुछ प्रश्न यहाँ आपके सामने अंकित हैं। प्रश्न है अगला, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब लेखक बाहर गया हुआ है यात्रा पर, तो जाहिर है कि बाहर तो रहन सहन, खान पान, वहाँ का लोगों का रहन सहन है, खान पान है, रवैया है, उनका व्यवहार है, यानी कि सब कुछ अलग मिलेगा ना। वहाँ की जलवायु है, घर वाली सुख सुविधा तो हमें वहाँ मिलने से रही। तो वहाँ पर लेखक गया था तिब्बत की यात्रा पर। तिब्बत में उसको ऊंची चढ़ाई चढ़नी पड़ी। अब जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो तो उतरने चढ़ने के आदी होते हैं, अभ्यस्त होते हैं। लेकिन अगर हमारे जैसे मैदानी इलाके में रहने वाले, अगर उनको वहाँ जाना पड़ जाए तो हमारे जैसे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो लेखक के सामने भी काफ़ी दिक्कतें आई। उनको अपना सामान अपनी पीठ पर लाद कर चढ़ाई चढ़नी पड़ी। और इसके अलावा वहाँ पर चोर डाकुओं के भय से उनको भिखमंगे का वेश धारण करना पड़ा और जान बचाने के लिए उनके सामने भीख मांगने का स्वांग भी रचना पड़ा। इसके अलावा उनको लंकोर की यात्रा पर जब वो गए थे, उस दौरान उन्होंने सवारी के लिए घोड़े खरीद लिए थे। तो वो घोड़े पर चढ़कर जा रहा था, उसको जो घोड़ा मिला था वो सुस्त था। सुस्त घोड़े की वजह से वह अपने जत्थे से, समूह से, अपने मित्र से बिछड़ गया और वो मार्ग भी भटक गया था वहाँ पर। इसके अलावा उनको वहाँ पर उचित स्थान नहीं मिला था रहने के लिए और उनको एक गरीब झोंपड़े में रात बितानी पड़ी थी। तो इस प्रकार की दिक्कतें उसके सामने आई थी और उसको सूर्य की तेज़ धूप का, वहाँ पर मौसम का, प्रतिकूल मौसम का भी सामना करना पड़ा था। तो इस प्रकार की दिक्कतें उसके सामने आई थी। उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? जब लेखक ने वहाँ की यात्रा की थी ना, उस दौरान का तिब्बती समाज कैसा था, यानी कि उस समय का तिब्बती समाज वहाँ किसी भी प्रकार की कोई छुआछूत, ऊंच नीच, जाति पाति का कोई बंधन नहीं था। लोगों की विचारधारा खुली थी, खुले विचारधारा के लोग थे और इस प्रकार के बंधनों में कोई विश्वास नहीं करते थे वो। तो इस वजह से वहाँ अपरिचित अजनबी व्यक्तियों को भी वो उनका मान सम्मान करते थे। इस प्रकार के उसमें तो सवाल जवाब तो करते ही नहीं थे वो इस प्रकार के कुछ, तो उनका अच्छी प्रकार से आवभगत करते थे। उनको उचित स्थान पर ठहराया जाता था। जो बाहर से आने वाले मुसाफिर होते थे जो वहाँ पर रुकते थे, और उनका अच्छा रहन सहन, खान पान का उनका प्रबंध किया जाता था। और इसके अलावा स्त्रियां पर्दा नहीं करती थी, तो स्त्रियों का जीवन भी स्वतंत्र था। तो इस प्रकार जो अपरिचित होते थे उनको घर के अंदर तक जाने की अनुमति थी, क्योंकि किसी प्रकार की कोई पर्दा प्रथा वहाँ पर नहीं थी। तो वो अंदर तक जा सकते थे, किसी प्रकार की कोई उन पर पाबंदी नहीं थी। इसके अलावा वहाँ पर लोग छंग नामक मादक पदार्थ का सेवन करते थे और वहाँ जो कानून व्यवस्था थी वो काफ़ी उसकी दयनीय स्थिति थी, यानी कि वहाँ पर हथियार का कानून नहीं था। लोग सरेआम हथियार लेकर घूमते थे और उनका प्रयोग भी करते थे, क्योंकि कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता था। तो इस प्रकार का सामाजिक परिवेश था। सुमति के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताओ। सुमति का व्यक्तित्व देखो बेटा, वहाँ पर सुमति के जान पहचान वाले बहुत थे। सुमति के यजमान जगह जगह वहाँ पर मौजूद थे। तो जाहिर है कि उनका स्वभाव हंसमुख प्रवृत्ति का रहा है। हंसमुख थे, विनोदी स्वभाव के थे और मिलनसार थे। इसके अलावा वो उनके अंदर आत्मीयता का भाव था और वो वहाँ के लोगों के लिए धर्म गुरु के नाम से प्रचलित थे, क्योंकि वहाँ पर उनके यजमान थे। तो वहाँ वो थोड़े लालची प्रवृत्ति के अवश्य थे बेटा, क्योंकि वो जो बोध गया से लाया गया जो पवित्र वस्त्र है उसके गंडे तावीज बनाकर अपने यजमानों को देता था, और जब वो समाप्त हो जाता था वस्त्र, तो वो साधारण वस्त्र का प्रयोग करना शुरू कर देता था।
तो इसके अलावा वो उनमें सम्मान भाव था दूसरों के प्रति, यानी कि उन्होंने लेखक की काफ़ी मदद की और उनके खातिरदारी का भी उन्होंने ध्यान रखा। तो उनकी ये स्वभावगत विशेषताएं यहाँ पर आई हैं इस पाठ में। अगला प्रश्न है, हमारा आचार व्यवहार वेशभूषा के आधार पर तय होता है। पाठ में आई पंक्ति, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था जब वो भिक्षु नमसे से मिले थे। उस वक्त उनका भेष भिखारी के भेष में थे। वो ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ में यह उचित है अथवा अनुचित? विचार व्यक्त करें। हमारे समाज में जो यानी कि दूसरों को मान सम्मान जो प्रदान किया जाता है, वो उसके व्यवहार, उसकी वेशभूषा को देखकर और उसकी जाति बिरादरी, यानी कि इन सब को के आधार पर ही उसको मान सम्मान प्रदान किया जाता है। अगर कोई अच्छे वस्त्र पहने हुए, अच्छे ब्रांड के वस्त्र पहने हुए है, तो उसको आंख मूंद कर ये विश्वास कर लिया जाता है कि ये अमीर वर्ग से है, यानी कि कुलीन है। और अगर साधारण वस्त्र पहने हुए है तो उसको मध्यम वर्गीय मान लिया जाता है। और अगर किसी ने फटे पुराने वस्त्र पहने हुए हैं तो हम ये मान लेते हैं साधारणतया कि गरीब परिवार से है या निम्न वर्ग से है। तो क्या आप जो ये हमारी धारणा है समाज में, लोगों की मनोवृत्ति बनी हुई है, लोगों की वेशभूषा को देखकर उनके बारे में इस प्रकार का आकलन लगाना, तो क्या आप लोग इससे सहमत हैं? इसमें वेशभूषा के आधार पर जो आकलन किया जाता है, इसमें विश्वसनीयता नहीं है। जरूरी नहीं है कि जिसने बहुत अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं, जिनका पहनावा बहुत अच्छा है, तो वो अंदर से भी उतना ही अच्छा होगा, उसका चाल चलन भी अच्छा होगा। क्या पता कई बार क्या होता है कि अच्छी वेशभूषा में और बिल्कुल उसकी जो मनोवृत्ति है, उसकी बुद्धि जो है वो कलुषित हो, मलिन बुद्धि का हो। तो ये आवश्यक नहीं होता कि जितने भी सफ़ेद पोश हैं वो आचरण से भी स्वच्छ हों। बेटा हमने देखो जितने भी कुली महान पुरुष हुए हैं वो साधारण कुल से संबंधित थे, यानी कि कई तो ऐसे मतलब जो महानता के शिखर तक पहुँचे हैं, जिन्होंने अपने मुकाम को हासिल किया है, तो वो साधारण कुल से संबंधित थे। अभावग्रस्त जीवन था उनका, लेकिन सादा जीवन उच्च विचार, इस विचारधारा पर वो आधारित थी उनकी मानसिकता। और वो अपने कर्म के द्वारा, सद्कर्मों के आधार पर उन्होंने ऊंचाइयों को छुआ है। तो हम किसी को भी उसकी वेशभूषा के आधार पर हम उसके बारे में कोई मतलब ये पक्का ये नहीं कह सकते हैं कि उनकी जो वेशभूषा है उसी के आधार पर हम उसके बारे में सही आकलन किया जा सके व्यक्ति का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कर्म ही मतलब व्यक्ति को महानता के शिखर पर पहुंचाते हैं। जैसे हम किसी से पहली बार मिले हैं तो हम जो प्रथम प्रभाव उसका पड़ता है वो उसके व्यक्तित्व का पड़ता है। उसकी वेशभूषा को लेकर हम उसके बारे में सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन वास्तविक छाप वो तब छोड़कर जाता है जब वो हमसे मिलकर जाता है, यानी कि जाते जाते जो उसने हम पर प्रभाव छोड़ा है उसका ही प्रभाव पड़ेगा। उसका व्यवहार, उसके जो गुण हैं, उसके अंदर जो ज्ञान निहित है, यानी कि वास्तविक प्रभाव उसका ही रहेगा। तो व्यक्ति की जो पहचान है, वास्तव में जो पहचान है वो उसके गुणों के आधार पर, उसमें निहित ज्ञान के आधार पर, उसके आचार व्यवहार के आधार पर तय होती है। उसकी वेशभूषा के आधार पर हम उसका सही आकलन नहीं लगा सकते हैं। तो ये कुछ प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको भी आप लिख लेंगे। धन्यवाद।